टाइम को मैनेज करने के चक्कर में इधर मैनेज नहीं कर पाए थे। ठीक है। भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत हमारे जीवन को अनेक प्रकार से समृद्ध बनाती है। ठीक है, कैसे? हम एक दूसरे से, अब देखो ये डायरेक्ट आपने इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा ही नहीं, आपको बताना चाहिए था जो भारत की विविध विरासत है उसके बारे में बताना चाहिए था आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में, फिर उसके बाद में लिखना चाहिए था ना, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, अब देखो हम एक दूसरे से बातें सीखते हैं तथा अपने अनुभव व विचारों को आपस में बांटते हैं। ठीक है, हम विभिन्न त्योहारों को साथ साथ मनाते हैं तथा अपने सुख दुख को साथ साथ बांटते हैं और एक दूसरे को सहयोग भी करते हैं। हम सब एक दूसरे की भाषा, रहन सहन, जीवन शैली को सीखते हैं, अपनी विरासत को, समाज और परिवार की जीवन शैली सीखते हैं। हमसे मित्रता और एकता का भाव पैदा होता है जो पारस्परिक सौहार्द और समृद्धि लाता है। इसी कारण भारत में सहनशीलता, भाईचारे में मानवीय गुणों का विकास पैसे का देखते हैं। आपने पॉइंट लिखा है परंतु वही है कि इंट्रोडक्शन थोड़ा अच्छा बना, लिखा ही नहीं आपने। इंट्रोडक्शन लिखो और कंक्लूजन थोड़ा अच्छा बना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये कमी है और यहाँ पे वो थोड़ा अच्छा मतलब बोलते हैं ना सिमुलेशन, मतलब कि आपको और कैसा अच्छा पॉइंट तो लिखा जा सकता है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1 मिनट रुको ना, चलो ठीक है। हाँ हेलो, प्लान करते हैं। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ लिया नहीं। अरे हाँ ठीक है और क्या है, स्टूडेंट लाइफ अभी ज़्यादा नहीं सोची। ठीक है, मैं बताता हूँ, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, फिर मैं करता हूँ कॉल। ठीक है, ठीक 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 है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है? ठीक है, अभी एक क्वेश्चन ये है। ठीक है, आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होना जरूरी है? अब ये दूसरी पार्ट ये है कि समानता की जरूरत क्यों है। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार यहाँ के सभी नागरिक, अब देखो आप डायरेक्ट क्या होता है ना कि आप क्वेश्चन की डिमांड पे जा रहे हो, आप इंट्रोडक्शन नहीं लिख रहे हो, तो ये गलती सुधारो आप। हर क्वेश्चन दिख रही है। भारत के संविधान के अनुसार यहाँ के सभी नागरिकों को जाति, धर्म, भाषा और अभिव्यक्ति का समानता का अधिकार है। ठीक है, अब आर्टिकल मेंशन करो, आर्टिकल 14 से जो 18 है वो समानता के बारे में बात करता है, तो आपको मेंशन करना चाहिए था। भगवान की नज़रों में हम सभी को जन्म समान रूप से हुआ है। समाज में सभी मानव को आपस में समान रूप से देखना चाहिए। नहीं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछ रहा है जी, याद रखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। भारत संविधान समानता के बारे में क्या कहता है, फिर आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होना जरूरी है। समाज में सभी वर्ग के मानव को शिक्षा का, ये क्या, शिक्षा का समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, किसी को भी साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को सुविधा का विशेषाधिकार भी नहीं मिलना चाहिए। अब यहाँ पे आर्टिकल मेंशन करो ना, आर्टिकल जैसे 18 हो गया, ये सारी चीज़ें। समाज में, परिवार में, राष्ट्र में अभी सर मैंने सर से पढ़ी थी ना, तो सर बता रहे थे अगर आर्टिकल ना भी याद हो ना तो फिर उसका टॉपिक लिख दिया करो, ये भी चल सकता है आंसर में। तो मैंने वैसे ही कर दी है, आर्टिकल नहीं मेंशन किए। आर्टिकल मेंशन करो तो और अच्छा रहेगा ना। सामान्य व्यवहार से प्यार और विश्वास की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, कंक्लूजन थोड़ा अच्छा लिखो, सही नहीं है। और आप हर क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन नहीं लिख रही हो, थोड़ा लिखना सीखो। सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या ज़रूरत है? एक क्वेश्चन का पार्ट ये हो गया। लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या है, ये दूसरा पार्ट हो गया। किसी देश में शांति और सद्भाव, अभी देखो सद्भाव सही नहीं है। सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा कानून बनाए जाते हैं ताकि देश में कामकाज सुनिश्चित ढंग से हो सके और इसे विकसित और प्रगतिशील बनाने में मदद मिल सके। आप क्या, देखो फिर बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट क्वेश्चन की डिमांड पे जा रहे हो। आप भाई पहले ये बता दो भाई संविधान क्या होता है, कानून क्या होता है, उसके बारे में बता दो इंट्रोडक्शन पार्ट में। ठीक है, फिर अगला पार्ट बड़ा हो जाता है, छोटा पढ़ ही नहीं पाते हैं। इंट्रोडक्शन जब ऐसे लिखते हैं तो जो मतलब वो रहता है, जो टॉपिक कहता है, धीरे धीरे होगा ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। लोकतांत्रिक सरकार के लक्षण, ये चुनाव के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। सभी वैश्विक नागरिकों को मत देने का अधिकार। सरकार अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। कभी भी देखो ऐसा बनाओ तो फिर आप यहाँ हेडिंग लिखो, ऐसा नहीं कि आप 2 के लिए तो लिख दिए फिर आगे नहीं, फिर यहीं पे बना दो। वो तब लिखा जाता है, सारे पॉइंट आप इसी में मूव आओ तब जाके अच्छा है। अब ये इसके लिए तो आप यहाँ रखते, यहाँ लिखते मेन हेडिंग। अगर सरकार अपने को सही ढंग से सुनिश्चित नहीं करते हैं, अब देखो ये कि वो जनता के अगले चुनाव में सरकार बदल देती है।
सेंटेंस फॉर्मेशन तुम्हारा गलत जा रहा है, थोड़ा देखो। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होता है। लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होता है। उपरोक्त, अब देखो उपरोक्त गलत है। बातों से यह स्पष्ट है कि राष्ट्र को सरकार व लोकतांत्रिक राष्ट्र की कितनी महत्वपूर्ण हुई। निष्कर्ष थोड़ा अच्छा लिखो, तुम्हारा वही गलती नहीं। इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, कंक्लूजन अच्छा नहीं लिख रहे हो, मेन बॉडी में रिप्रेजेंटेशन तुम्हारा नहीं दिख रहा है, अच्छे अच्छे पॉइंट्स नहीं दिख रहे तुम्हारे। ठीक, आगे देखो। ये सारा जो टेस्ट हुआ था वो दिया था क्या आपने? सभी लोगों के साथ समानता। सर टेस्ट के सर टेस्ट के डे ही ना हम टेस्ट दे रहे थे, तो उसे 3 घंटे का टाइम था, तो 3 घंटे में मुझे ना लगभग मैं सोचे थे कि सारे क्वेश्चन बना लूंगी, तो उसे 17 क्वेश्चन बना पाए, तो थोड़ी टाइम नहीं कर पाए ये सब। ठीक है, कोई नहीं। सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार को क्यों कदम उठाती है? सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार निम्न कदम उठाती है। अब देखो यहाँ पे आपको पता ही रह रहा है कहाँ क्वेश्चन खत्म हो रहा है, ये उत्तर लिखोगे कौन? और वही तुम क्वेश्चन पूरा उतार रही हो, क्या मतलब हो जाएगा? इंट्रोडक्शन लिखना सीखो ना। संविधान में सभी समाज में पिछड़े लोगों को बराबरी के वर्ग के लोगों को दर्जा दिया गया है के लिए। अब देखो वही बताओ, सेंटेंस फॉर्मेशन खराब है। दर्जा देने के लिए नौकरियों में आरक्षण प्रावधान किया गया, ऐसा लिखा जाना चाहिए। दिया गया है कि अब वो केस ले आएगा। सरकार के कदम लोगों के लिए समाज में समानता के लिए संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में व्याख्या प्रावधान किया गया है, आरक्षण का प्रावधान किया गया। अलग बनाओ ना, देखो उसी पॉइंट में घुस रहा है। जाति, धर्म, लिंग और कमजोर वर्गों को समानता का अधिकार। अनुच्छेद 17 में समाज में निम्न वर्ग के साथ भेदभाव को समाप्त किया गया है। अब देखो वही है ना। अब देखो ये क्वेश्चन पूरा हुआ ही नहीं, आपने कंप्लीट नहीं लिखा। क्वेश्चन कहाँ स्टार्ट हुआ कहाँ ख़त्म हुआ, तुम्हारा कुछ भी अता पता नहीं है उसमें। आपके विचार में ग्राम सभा का क्या महत्व है? अब देखो ये, अभी इसमें ग्राम सभा को आप इंट्रोडक्शन में बताओ, फिर उसको महत्व क्वेश्चन की मेन बॉडी में डालो। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में क्या अंतर है? अब देखो यहाँ पे डिफरेंस है, टेबल बना के लिखना चाहिए। अब मैं देखता हूँ आपने लिखा है क्या। ग्राम सभा में गाँव के सभी लोग आपस में बैठकर समस्या पर चर्चा करते हैं और उसकी समाधान ढूंढते हैं। आप ये ना, ग्राम सभा की क्या होता है, कौन लोग उसमें वयस्क सदस्य होते हैं जिन्हें वोट देने का अधिकार होता है, वो उसके सदस्य होते हैं। और ये बैठते हैं कि जो भी योजना है उसको सही लाभार्थी को मिले। ये सारी चीज़ें लिखनी चाहिए थी। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस लिखो आप। ग्राम सभा महत्व, गाँव के लोग अपनी समस्या के बारे में जानते हैं। ये क्यों सही महत्व हुआ? जानते हैं तो इसीलिए उसका समाधान ये लोग कर सकते हैं, इसलिए बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ये आप पूरा पॉइंट लिखो। इससे गाँव के लोग समस्या का समाधान करते हैं, कैसे चर्चा करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं, तब जाके समाधान बनता है। ये इनकम्प्लीट मत लिखो। सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए। अरे आपसे वो ये नहीं पूछ रहा है, आपसे महत्व तो पूछ रहा हो। इम्पोर्टेंस बताओ ना आप। ग्राम सभा के हित में काम करती है। ग्राम सभा समस्या को अच्छी तरह से बता सकते हैं। आप कुछ भी लिख रहे हो, यदि सभा में भाग नहीं होते तो अपनी समस्या को कैसे बता सकते हैं? आपको इम्पोर्टेंस बताना है। बहुत मेहनत की ज़रूरत है। चलो ठीक है, इसमें देखो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। ग्राम सभा पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। इसमें कई वार्डों में बांटी जाती है। प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है, जिस वार्ड पंच कहा जाता है। ग्राम सभा की सदस्य के लिए कम से कम 18 आयु वर्ष होनी चाहिए। पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं प्रत्येक 5 वर्ष के लिए। अतः उपरोक्त बातों से कह सकते हैं समाज विकसित करने के लिए ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका और अच्छा बना। आगे, गुड न्यूज आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है। आप इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं? अपने उत्तर के समर्थन तक प्रस्तुत कीजिए। अब देखो, सबसे पहले आपको गुड न्यूज आंदोलन क्या है वो बताना चाहिए इंट्रोडक्शन पार्ट में। फिर ये रिलेवेंस क्यों खो दिया है ये बताना चाहिए था, ठीक है। फिर उसके बाद में आप इसके बाद क्या मानते हो कि अभी प्रासंगिक है, तो उसके समर्थन में आप पॉइंट लिखो। नहीं है तो क्यों नहीं है, दोनों मतलब लिखना पड़ेगा। गुड न्यूज आंदोलन आज भी प्रासंगिक है, बल्कि वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता और बढ़ गई। अब देखो वही डायरेक्ट आप भाग गए। अरे पहले गुड न्यूज आंदोलन क्या है, कब शुरू हुआ, क्या बताइए इसके बारे में। 1999 में सोवियत संघ के विघटन के बाद से विश्व एक ध्रुवीय बन गया है। मिस्र ने सुझाव दिया है कि गुटबंदी समाप्त होने की वजह से गुड न्यूज आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य पूरा हो गया, और आप स्टार्टिंग में कंक्लूजन पे चले गए। ऐसा नहीं होता है। अतः गुड न्यूज आंदोलन को G77 के समूह में शामिल होना चाहिए। फरवरी 1992 पहले सप्ताह में गुड न्यूज राष्ट्रों के विदेशी संधिया एक गलत सत्य सम्मेलन में हुआ, जिसमें बदली परिस्थितियों से आंदोलन की भावी भूमिका विचार हुआ। ये नहीं लिखने थे। निम्नलिखित कारणों से गुड न्यूज आंदोलन भी है
क्या है, रिलेवेंस बनी हुई है, ऐसे लिखना चाहिए था ना। गुटिवेशन आंदोलन अमेरिका, यूरोप तथा जापान जैसे पूंजीवादी देशों से उनकी रक्षा के लिए आवश्यक है। ठीक है, गुटिवेशन आंदोलन के माध्यम से ये क्या है, अभी वर्ड्स अच्छे से लिखो। निरास्त्रीकरण। हाँ वो मैं समझ गया, पर नहीं अच्छे से लिखो ने गलत लिखा है। ये आवाज़ उठाई जा रही है जो गुटनिरपेक्ष देशों को सुरक्षा प्रदान करती है। अधिकतर गुटनिरपेक्ष देश विकासशील तथा विकसित है, सभी आर्थिक समस्या समान है। मतलब थोड़ा अच्छे से पॉइंटों को देना सीखो। भारत और चीन के बीच विवाद के मामलों की पहचान करें और बताएं कि रक्षा सहयोग के लिए इन्हें कैसे निपटाया जा सकता है। अब देखो एक पार्ट ये है और अपने सुझाव भी दीजिए, सजेशन देना है आपको। भारत चीन विवाद के क्षेत्र में भारत और चीन के बीच समय समय पर मतभेद के कई बिंदु रहे हैं। अब पहली बात, अब इसमें इंडिया और चाइना का मैप बनाना चाहिए था और वो पॉइंट दर्शा देने चाहिए थे आपको जहाँ पे विवाद है। समझ में आया? जैसे अरुणाचल प्रदेश को लेके विवाद है, ठीक है, उत्तराखंड के लेके कुछ विवाद है। 1950-51 में तिब्बत पर चीन। ये सब क्वेश्चन में मैप बना सकते हैं हाँ सर? क्यों नहीं बनाओगे, और क्या मैप नहीं बनाओगे तो क्यों किस में बनाओगे फिर? जीएस में तो बनाना ही है ना। अच्छा ठीक है, आगे देखो। 1950-51 में तिब्बत पर चीनी आक्रमण के समय तिब्बत के राजनीतिक तथा आर्थिक नेताओं ने भारत में रह रहे, इससे दोनों तनाव बना हुआ। दोनों देशों के बीच मैकमोहन रेखा, जो दोनों के बीच की सीमा रेखा पर विवाद है, चीन ने इस सीमा को रेखा को मानने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने 1965 तथा 71 में भारत पर जब आक्रमण किया तो चीन ने पाकिस्तान को समर्थन किया, उसकी सहायता की तो उसे हथियार भी दी। अब ये कोई मतलब ही नहीं है इससे क्वेश्चन से। दक्षिण एशिया के देश भारत को जो एक बाहुबली समझते। अब देखो तुम इनकम्प्लीट आंसर लिख रही हो, कुछ ही मतलब नहीं है इनका। हाँ, इसका एक पेज खत्म नहीं हुआ है, मतलब इससे आगे क्या लिखे? एक पेज खाली रखे हुए हैं, हमको समझ नहीं आ रहा था क्या लिखे। एनसीईआरटी पढ़ो ना, एनसीईआरटी लिखो। दक्षिण एशिया के देश भारत को एक बाहुबली समझते हैं जो इस क्षेत्र के छोटे देशों पर अपना दबदबा जमाना चाहते हैं और उनके अंदरूनी मामलों में दखल देता है। इन देशों की ऐसी खोज के लिए कौन कौन सी बातें जिम्मेदार है? दक्षिण एशिया के छोटे छोटे पड़ोसियों के साथ भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत का आकार बहुत बड़ा है और वह शक्तिशाली है। इस कारण से एक अपेक्षा का छोटे देशों का भारत के इरादों को लेकर शक करना लाजमी है। दूसरी ओर भारत सरकार को अक्सर ऐसा लगता है कि उसके पड़ोसी देश उसका बेजा अरे लोकल लैंग्वेज यूज मत करो, बेजा फ़ायदा उठा रहे हैं। भारत नहीं चाहता कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो। उसके वह लगता है कि ऐसी भारी ताकतों के क्षेत्र अपनी वोकेबलरी बढ़ाओ। भारत के दक्षिण एशिया के सारे विवाद केवल और उसके पड़ोसी देशों के बीच से नहीं है। ये केवल वर्ड का ही यूज कर रहे हो। नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश म्यांमार के बीच जाते मुल्क नहीं, नेपाल एक भूटान। वो आपसे ये जानना ही नहीं चाह रहा, आपसे जानना चाह रहा है क्यों भारत को उस तरीके से निगाह से देखते हैं। बांग्लादेश और नेपाल के बीच उसका एक कारण दक्षिण एशिया का भूगोल भी है, जहां भारत बीच में स्थित है और बाकी देश भारत की सीमा के इर्द गिर्द स्थित है। मेरे विचार के अनुसार उन देशों की भारत के बारे में सोच गलत है, क्योंकि भारत एक शांतिप्रिय देश है। भाई ऐसे नहीं लिखा जाता, अलग अलग लिखा जाता है। यह सारे विषय एक कुटुंब के समान है। भारतीय नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष का समर्थन आप कैसे करेंगे? ये एक डिमांड होगी। उसके प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध करें, अपने प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध करें। मैं भारतीय नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के परिषद में निम्न कारणों से समर्थन करता हूँ। आप है ना कॉलेजों में लिखा जाता है वैसे आंसर लिख रहे हो, ऐसे नहीं होता। इंट्रोडक्शन आप लिख नहीं रही हो, ऐसे कम नंबर नहीं मिलेंगे यूपीएससी में। भारत शुरू से ही संयुक्त राष्ट्र का सदस्य रहा है। भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य में विश्वास है और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महामारी प्रकृति संकट में पूरा सहयोग किया है। ठीक है, भारत में सदैव शीत युद्ध और सैन्य गुटबंदी युद्ध के लिए अणु परमाणु अस्त्रों का प्रयोग का विरोध किया है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत के बाद चीन की जनसंख्या, इसे क्या मतलब है? भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। यहाँ के महान संतों, समाज सुधारकों के लिए सदैव विश्व कुटुंब, अहिंसा, शांति, भाईचारा, सहयोग का समर्थन किया है। फिर वो इनकम्प्लीट आंसर है। मैं कितनी बार बोलता हूँ कि आंसर लिखो, या देख के लिखो, कोई इश्यू नहीं है, पर उसको कंप्लीट करा करो। ये इनकम्प्लीट लिखते हो, सही नहीं है ये तरीका। कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट बार से ना कोशिश करूंगी मतलब वो सही से लिखने का। इस बार हमको भी मतलब समझ नहीं आ रहा था इसमें कैसे लिखे। वही ना, कोई मतलब ही नहीं। आपने ना इंट्रोडक्शन लिखा है, कंक्लूजन भी इतना अच्छा नहीं है, मतलब आप डायरेक्ट आंसर की डिमांड पे जा रहे हैं। ठीक है चलो। पर्यावरण के तेजी से हो रहे नुकसान से देशों की
सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उदाहरण देते हुए अपने तर्कों को स्पष्ट कीजिए। विश्व की आबादी निरंतर बढ़ रही है, ये गलत, और यह 700 करोड़ के आंकड़ों को पहले ही पार कर चुकी है। इस विशाल मानव समूह स्थान के लिए भूमि स्थल जल संसाधनों का अभाव अभी से महसूस किया जा रहा है। कारण पर्यावरण का प्राकृतिक संतुलन। अब देखो ये कितने, मैं फिर बता रहा हूँ, तुम क्या पे काम करो, ये तुम्हारा बहुत है। विश्व में वनों की अंधाधुंध कटाई, कारखानों, रेलगाड़ी, कोयला का तेल जलना, सही कारण लिखो ना, क्या कारण। मानव के सभी भावी पीढ़ियों के लिए भयंकर खतरा पैदा, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण के कारण, समुद्र में विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों के निरंतर फेंके जाने वाले कूड़ा कचरा, सामान्य जीवन और मानव के वातावरण के लिए खतरा पैदा। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि पर्यावरण हमारे ग्रह को बचाने के लिए एक बड़ी चिंता बन गई है। तो एक बार पढ़ा करो, खुद का आंसर रखो। अतः हमें पर्यावरण प्रदूषण के कम करने के लिए पेड़ लगाना और गिरने होने के साधनों को उपयोग कम करना चाहिए। अरे आप ये बताओ ना, नवीकरणीय साधनों का अत्यधिक उपयोग करें, पेड़ लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, वो सारी चीज़ें करो ना। फिर क्वेश्चन की डिमांड आपने पूरी नहीं की उसका। वैश्वीकरण के संदर्भ में विकसित देशों में राज्य की बदलती भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। मतलब पॉजिटिव बता रहा, नेगेटिव बता रहा, ठीक। दूसरे पहले ग्लोबलाइजेशन को आप डिफाइन करो इंट्रोडक्शन पार्ट में, ठीक है। और कैसे चेंजेस आ रहे हैं वो लिखना चाहिए था। वैश्वीकरण के कारण विकासशील देशों में राज्य की बदलती भूमिका, विकासशील देशों में भारत। अभी क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, स्कूल वाला तरीका अपनाओ मत, क्वेश्चन उतार के फिर आंसर शुरू कर रहे हो। भूमिका, विकासशील देशों में भारत भी आता है और इन देशों में वैश्वीकरण के कारण राज्य की परंपरागत भूमिका बदलने लगी। इन देशों में राज्य की बदलती भूमिका प्रमुख विशेषता राज्य की अपनी अर्थव्यवस्था का निर्धारण करने की क्षमता में बहुत कमी आई, क्योंकि आज सभी देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मुक्त व्यापार, खुली प्रतियोगिता आदि को अपनाया गया है। अतः इस दृष्टि से राज्य की भूमिका में बदलाव आया है। राज्य द्वारा आयात निर्यात के कड़े नियम बनाने तथा उन्हें लागू करने की भूमिका में परिवर्तन आया है। वैश्वीकरण में व्यक्तियों, वस्तुओं, पूंजी तथा विचारों को तीव्र प्रवाह की धारणा आधारित है। आज विकासशील देशों में भी सामाजिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा आदि की प्राथमिकताएं बाजार द्वारा निश्चित होती है। वैश्वीकरण ने राज्य की प्रभुता तथा राष्ट्रीय सीमा पर उसके नियंत्रण। फिर मैंने क्या बोला, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा। आपने ऑडियो की पक्ष लिखा, इंट्रोडक्शन में लिख रहे हो। कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है, इस कथन से आप क्या समझते हैं? एक पार्ट ये हो गया, अपने विचार से ये लोकतंत्र में क्यों महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, ये तो पहला क्वेश्चन यही तो था। कानून के सामने समानता था शायद। अच्छा, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है, इससे तात्पर्य है कि कानून के समक्ष सभी समान है, चाहे वो भारत का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति अभी देखो था या एक समान नागरिक। सभी को एक तरह के अपराध के लिए एक तरह के दंड देने का प्रावधान है। कानून किसी भी व्यक्ति की उसके जाति, धर्म, लिंग, वंश, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करता। भारत के कानून के समक्ष भारत का सभी नागरिक एक समान है। ये समान कैसे है वो बताना। हमारे विचार से कानून की समक्ष समानता से लोगों में ये संदेह जाता है कि देश में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। हम कानून के समक्ष सामान्य जनता को भी वही महत्व देते हैं जो एक बड़े पद पर बैठे व्यक्ति का। इससे लोकतंत्र काफी मजबूत होता है। उत्तर लिखने की आदत डालो थोड़ा। एग्जाम में तो सर मैंने लिखती थी पहले, तो एक तो जो आप पहले मतलब लिख रहे थे ना ऐसे, उस पर बोले थे नहीं लिखना, तो उससे पहले ही लिखेकर बोलने लगे हाँ लिखो, तुम छोड़ी थी। सर मैंने पहली बार ऐसे में उत्तर लिखी थी तो आप बोली नहीं लिखना चाहिए, तो फिर से लिखना ही छोड़ दी। ये हो ही नहीं सकता, मैंने नहीं बोला वैसा। आपके विचार से महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा के क्या कर सकती है और क्या नहीं कर, समानता के अधिकार को कैसे प्रभावित करती है। हमारे विचार से महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा वे क्या कर सकते। आप देखो वही क्वेश्चन उतार रहे हो, इंट्रोडक्शन लिखो। यह धारणा इससे अधिक शारीरिक श्रम वाला कार्य नहीं कर सकती। इससे अनेक कार्य क्षेत्र अलग अलग कर दिया गया है। महिलाओं को बाह्य कार्य क्षेत्र जाने से रोका गया है। इससे परिणाम में मतलब आप बिना पढ़े लिखे दे रहे हो, ऐसे कुछ भी पॉइंट लिख रहे हो। फिर मैं बता रहा हूँ, देख के लिखा करो, अच्छे पॉइंट लिखो। महिला घरेलू कार्य करने वाले नौकरों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। एक धारणा यह है कि लड़कियों और महिलाओं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं है। एक धारणा यह है कि लड़की जीवन का मुख्य लक्ष्य शादी कर घर परिवार संभालना, ये तो सही लिखो।
उपयुक्त स्थितियों से स्पष्ट है कि महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा उनके समानता के अधिकार को प्रभावित करती है। इनकम्प्लीट आंसर है तुम्हारे। किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण क्यों जरूरी है? एक डिमांड ये होगी। इस तरह निर्धारण ना हो तो क्या होगा? ये दूसरी डिमांड होगी। प्रत्येक देश के संविधान में ऐसी संस्थाओं का प्रावधान किया जाता है जो देश का शासन चलाने में सरकार की सहायता करती है। इस संस्थाओं को कुछ शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ भी सौंपी जाती है और यह अपेक्षा की जाती है कि ये संस्था सीमा में रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करे। और देखो ये क्या और है, और संविधान के नष्ट कर रही है। इसलिए प्रत्येक देश के संविधान में संख्याओं के प्रावधानों को उल्लंघन कर रही है कि वह संवैधानिक प्रावधानों को उल्लंघन कर रही है। ये रिपीट उदाहरण भारत के संविधान में शक्तियों का विभाजन विधायक कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच किया गया है। साथ ही निर्वाचन आयोग जैसी स्वतंत्र संस्था शक्तियाँ वहाँ जिम्मेदारी अलग से सौंपी गई है। केंद्र और राज्य के बीच भी शक्तियों का निर्धारण किया गया है। अब देखो इनकम्प्लीट आंसर, कंक्लूजन कहाँ है तुम्हारा? आपके अनुसार कौन सा फंडामेंटल राइट्स में ज़्यादा महत्वपूर्ण है? इसके प्रावधानों को संक्षेप में लिखिए और तर्क देकर बताइए कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। मतलब आर्टिकल 32 को तो महत्वपूर्ण मान रही हूँ क्योंकि इसके अस्तित्व पर ही समस्त अधिकारों का अस्तित्व आधारित है। तो कौन सा आर्टिकल को सर महत्वपूर्ण माने? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई लोग आर्टिकल 21 को भी मानते हैं, कोई 19 को भी मानते हैं, सबका अलग अलग है। वो आपको जस्टिफाई करना है, आप किसी को भी मान, ठीक है। इसके डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान की आत्मा कहा था, इसके फंडामेंटल उल्लंघन पर क्यों चीज बन। अरे भाई इसका रेट दिया है इसलिए इम्पोर्टेंट है ये, और फंडामेंटल राइट को सेव करता है। अरे ऐसे इंग्लिश में मत लिखा करो, ये अनुच्छेद लिखो ना। या फिर आर्टिकल 32 या अनुच्छेद 32 लिखो। तथा हाईकोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। बंदी प्रतिरक्षण आपसे वो ये नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहे क्यों महत्वपूर्ण है। गिरफ्तार आदेश जारी करने का अधिकार हमारा आदेश है कि न्यायिक उपचार अधिकार उपचार के तहत हम न्यायालय में दावा कर सकते हैं अपने कार्य के दायित्व की जाँच हेतु प्रतिशत। जब कोई निचला न्यायालय की फैसला त्रुटि हो तो उच्चतम न्यायालय में इसे रद्द भी कर सकते हैं। उपरेशन उच्चतम न्यायालय इसलिए न्यायालय के लिए जारी करता है। मतलब यही बहुत कुछ सीखना। लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण में रखा गया है? भारत में कार्यपालिका अपने कार्य तथा शासन के प्रयोग के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी है, परंतु यह उत्तरदायित्व तो वास्तव में लोकसभा के प्रति है जो उस पर राज्यसभा के मुकाबले अधिक प्रभावकारी नियंत्रण रखती है। और इसका कारण निम्न है तो भाई ऐसे डेस्क लगता है। प्रधानमंत्री और अधिकतर मंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल से के लिए जाते हैं। राज्यसभा में बहुमत प्राप्त दल में नहीं है, इससे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। धन विधेयक बजट को पारित करने की शक्ति लोकसभा को प्राप्त है। लोकसभा का धन पर नियंत्रण होने से कार्यपालिका पर नियंत्रण हो जाता है। धन विधेयक और बजट मंत्री ही प्रस्तुत करते हैं। मंत्रिमंडल उस समय तक ही अपने पद पर रहता है जब तक उसे लोकसभा से बहुमत विश्वास प्राप्त होता है। केवल लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पास करके भारत का लोकतंत्र अनगढ़ फास्ट डिपोज प्रणाली को छोड़कर समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो गई। प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार हो चुका है। कि आप इस कथन से सहमत है? इस कथन के पक्ष को इस पक्ष में तर्क दीजिए। वर्तमान में भारत, अरे पहली बार तो पूरा लिखा करो आंसर में, फिर बाद में छोटा लिख सकते हैं। प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें प्रत्येक नागरिक अपनी पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में मत व्यक्त करता है। चुनाव की समाप्ति के बाद में मत की गणना की जाती है। जिसके उम्मीदवारों को बहुमत मिलता है उसे विजय घोषित कर दिया जाता है। वही कुछ न कुछ चुनाव अनुपाति प्रणाली द्वारा भरी। इनको अच्छी तरह समझाना चाहिए था इंट्रोडक्शन क्या होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा अपने प्रतिनिधि द्वारा चुने जाते हैं। समान प्रतिनिधि से क्या अभिप्राय है? लिखा ही नहीं क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन हमको समझा दीजिए, उसमें बन ही नहीं रहा था। छोड़ ये वाला इसको कल। हाँ सर, भारतीय चुनाव प्रणाली का लक्ष्य समाज के कमजोर तबकों की नुमाइंदगी को सुनिश्चित करना है। लेकिन हमारी विधायिका में महिला सदस्यों की संख्या केवल 12% तक पहुँची। 12 नहीं 16% तक पहुँच चुकी है। इस स्थिति में सुधार के लिए आप क्या उपाय बताओ? अरे भाई स्वाभाविक से बताओ। रिप्रेजेंटेशन को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव प्रणाली में अपने को क्या करना पड़ेगा? जैसे कल एक मैं ऑडियो सुन रहा था, मैं बोल रहा हूँ ऑल इंडिया रेडियो पे, तो उसमें एक वुमेन थी, उसने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि क्या होना चाहिए। चलो ठीक है, आप लोकसभा में नहीं कर पा रहे हो भाई। लोकसभा में ऐसा बोला जाता है कि चुनाव लड़ने के लिए पैसे चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, तो महिलाओं के पास वो नहीं रहता है। परंतु आप महिलाओं को प्रतिनिधि बढ़ाने के लिए राज्यसभा में 50% का नियम ला दो।
कि राज्यसभा में 50% सीटें रहेगी जो महिलाओं के। अब इसमें क्या होगा, चुनाव भी नहीं होता, डायरेक्ट जो राज्य विधानसभा है वो चुन के भेजती है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा तरीका होगा। तो इस तरीके से नए मेथड अपनाने पड़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टियों को अपनी तरफ से उसमें आरक्षण देना पड़ेगा महिलाओं को, और महिला को बचपन से आगे बढ़ने के लिए मौका खुद से देना पड़ेगा। समाज को आगे बढ़ने के लिए उनका राजनीतिक सशक्तिकरण करना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट लिखो ना, तब जाके इसका आंसर आएगा। इस स्थिति में आप क्या सुधार के उपाय, ये तो जो मैंने बताया 3-4, और आप खुद से सर्च कीजिए नेट पे, कैसे वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है, कैसे वीकर सेक्शन के लोग वहाँ पे रिप्रेजेंट करें अपना, कैसे पॉलिटिकल जो इस्टेब्लिशमेंट है। तो जैसे ब्रिटेन में ऐसा होता है कि वहाँ पे जो महापौर जो बन जाता है, जैसे अभी इस प्रधानमंत्री से पहले वहाँ पे जो प्रधानमंत्री तो महापौर बन के गया हुआ था, सोचो। तो ऐसा पॉलिटिकल मैच्योरिटी इंडिया में डेवलप होनी चाहिए कि यहाँ पे जो पंचायत को सरपंच बना वो आगे जाके पीएम भी बन सके। और इंडिया में ऐसा होता है पीएम जो सरपंच बनता है सरपंच बन के ही रह जाता है। तो ऐसा पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन होना चाहिए। तो ऐसे सारी चीज़ें पॉइंट लिखो, ठीक है। ठीक है सर। आज जो कमियां हुई ना, ऐसा लग रहा है कि मतलब चेक कराना मेरे लिए बहुत जरूरी था। आप बहुत गलतियां कर रहे हो ना, आपके आंसर में बहुत कमियां हैं। देखो आपका आंसर मैं सही बताऊं, देखो क्या क्या करना है, आपको क्या क्या सुधार की जरूरत है। आप अभी जो आंसर लिख रहे हो कॉलेज लेवल का लिख रहे हो। स्क्रीन दिख रहा है अभी? हाँ सर। नहीं दिख रहा? दिख रहा है। हाँ ठीक है, सुनो। सबसे पहले कमी है आपकी, देखो आपको सबसे पहले एक तो हैंड राइटिंग सुधारो अपनी, और उसके लिए मैंने बोला तो क वाला ले लो, उस पर काम करो। आपका जो वाक्य है ना ये अच्छे से नहीं लिखते, ठीक है, पहली गलती। दूसरी वर्तनीय जो अशुद्धि है आपकी वो सुधारिए आप, ठीक है। दूसरा काम, आपको इंट्रोडक्शन नहीं लिखते और क्वेश्चन में, तो इंट्रोडक्शन लिखने की आदत डालो। और मेन बॉडी में डायरेक्ट क्वेश्चन की जो डिमांड है उस फ्लो चार्ट, और फ्लो चार्ट ऐसे नहीं 2-2 3-3 पेज में जा रहे हैं, एक में लिखो, छोटा छोटा वर्ड बनाओ। और 4-4 और क्वेश्चन की जो डायमेंशन है उसको कैच करो। कंक्लूजन लिखो, अच्छे से अच्छा कंक्लूजन लिखाने का प्रयास करो। इसलिए तो बोलता हूँ ना, ऑल इंडिया रेडियो ये सब सुना करो। और वो 10-11 क्लास जो मैंने की वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा तुम लोगों के आंसरों में, तो वो सारी चीज़ें कब आएगी तुम्हारे आंसर में? तो ये सारी चीज़ें। दूसरी बात मैं कितनी बार बोला हूँ, अभी आप लोग देख के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, देख के लिखो, ताकि इनकम्प्लीट, जैसे आज आपके इनकम्प्लीट आंसर थे वो कोई मतलब ही नहीं है, वो चेक करने में कोई मज़ा नहीं है ना फिर उन चीज़ों में, तो मतलब नहीं है। फालतू में लिख के ऐसे तो फिर कुछ भी चेक करवा लो, उससे कोई मतलब नहीं होगा। आप, मैं फिर बार नेट का यूज़ करो, कुछ भी करो, देख देख के लिखा करो, परंतु लिखो कंप्लीट, एटलीस्ट कंप्लीट आंसर तो लिखो। सोचो अगर आप देख के लिखे तो 20 क्वेश्चन तैयार होते हैं आपके, 20 टॉपिक तैयार होते हैं आपके, तो आगे फ्यूचर में जाके अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता है ना आपके लिए। तो ज़्यादा बेहतर है कि वो चीज़ें करो, ठीक है। कैसे? चलो फिर ऐसे मैं बाद में चेक करूँगा, अभी मुझे कहीं जाना है, ठीक है। और किसी का कोई डाउट हो रहा, सब लोग है ना डेली अब 2-2 क्वेश्चन लिखो, और जब रात को 10 बजे वो क्लास ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद में सबका चेक करूँगा मैं, क्योंकि आप लोगों को आंसर नहीं आ रहे हैं। नगीना का कभी आज तक आंसर नहीं आया। नगीना कहाँ हो? सन्ना का कोई आंसर नहीं आया। तो नगीना आज से याद रखना 2-2 आंसर लिखना है, ठीक है। और बढ़िया रहेगा, जो पढ़ रहे हो वही लिखो। सोशल इशू पढ़ रहे हो तो सोशल इशू, सोशल जस्टिस पढ़ रहे हो तो उसका लिखो, ठीक है। या इंडियन सोसाइटी जो भी पढ़ रहे हो जो लिखो उसको। चलो ठीक है, फिर वाइंड अप करते हैं क्लास को, ठीक है। फिर मिलते हैं। हो सकता है मैं अगर 9 बजे से थोड़ा डिले करूँगा तो मैं मैसेज कर दूंगा, ठीक है। 9:30 बजे तक अपन कर लेंगे आज क्लास, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय।